डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता कहा जाता है, भारतीय समाज के इतिहास में एक महान नेता, समाज सुधारक और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने न केवल समाज में समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्र भारत के संविधान को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता था। हालांकि वे स्कूल जाते थे, अंबेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अलग-अलग रखा जाता था और शिक्षकों द्वारा उन्हें बहुत कम ध्यान या मदद दी जाती थी। उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की आवश्यकता होती थी, तो उच्च जाति की किसी व्यक्ति को ऊंचाई से पानी डालना पड़ता था, क्योंकि उन्हें न तो पानी को छूने की अनुमति थी और न ही उस बर्तन को जिसमें वह था। यह कार्य आमतौर पर युवा अंबेडकर के लिए स्कूल के चपड़ासी द्वारा किया जाता था और यदि चपड़ासी उपलब्ध नहीं था, तो उन्हें पानी पीने के बिना रहना पड़ता था। उन्होंने बाद में अपने लेखन में स्थिति का वर्णन किया, नो चपड़ासी नो वाटर के रूप में। उन्हें एक बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें अपने साथ घर ले जाना होता था। 1897 में अंबेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां अंबेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में जब वे लगभग 15 वर्ष के थे, उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से विवाह किया। उस समय प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार इस जोड़े के माता पिता ने विवाह की व्यवस्था की थी। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उनके अनुसार वे ऐसा करने वाले अपनी महार जाति के पहले व्यक्ति थे। जब उन्होंने अपनी अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वे महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने अभी-अभी अपने छोटे परिवार को स्थानांतरित किया था और काम शुरू किया था, जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए जल्दी से मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हुई थी। अंबेडकर को गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्हें कुछ ही समय बाद वह पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में इस घटना का वर्णन किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका चलाने के तरीके खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक निजी ट्यूटर, एक अकाउंटेंट के रूप में काम किया और निवेश परामर्श व्यवसाय स्थापित किया, लेकिन यह तब विफल हो गया जब उनके ग्राहकों को पता लगा कि वह एक अछूत है। 1918 में वह मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बन गए। वे छात्रों के साथ सफल रहे, लेकिन अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने का जग साझा करने पर आपत्ति जताई। अंबेडकर ने कानूनी पेशेवर के रूप में काम करना जारी रखा। 1926 में उन्होंने 3 गैर ब्राह्मण नेताओं का सफलतापूर्वक बचाव किया, जिन्होंने ब्राह्मण समुदाय पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया था और फिर बाद में उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया था। 1927 तक अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और सार्वजनिक पेयजल संस्थानों को खोलने के लिए मार्च के साथ शुरुआत की। उन्होंने हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए भी संघर्ष शुरू किया। उन्होंने शहर के मुख्य जल टैंक से पानी खींचने के अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड़ में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1927 के अंत में एक सम्मेलन में अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव को वैचारिक रूप से उचित ठहराने के लिए क्लासिक हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने प्राचीन ग्रंथ की प्रतियां औपचारिक रूप से जला दी।
25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां जलाने के लिए हजारों अनुयायियों का नेतृत्व किया। इस प्रकार हर साल 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादियों और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका इस प्रकार है। भारत की आजादी से पहले देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता व्यापक रूप से फैली हुई थी। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय समाज विभाजन, भेदभाव और शोषण का सामना कर रहा था। इस स्थिति में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न केवल विदेशी शासन से आजादी पाने की लड़ाई थी, बल्कि एक ऐसे नए भारत की परिकल्पना भी थी जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिल सके। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए गए थे, लेकिन ये कानून भारतीयों के अधिकारियों को सुरक्षित करने की जगह ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में लगे हुए थे। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश शासन का अंतिम बड़ा कानून था, लेकिन यह भी भारतीय नागरिकों को पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने में असफल रहा। स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने महसूस किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता होगी जो देश के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करे। यह संविधान न केवल ब्रिटिश शासन से अलग होना चाहिए, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करे। डॉक्टर अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन सामाजिक असमानताओं और जातिगत भेदभाव के बीच बीता। उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष से सीखा कि भारत के लिए एक ऐसा ढांचा आवश्यक है जो हर व्यक्ति को समान अधिकार दे, चाहे उसका धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने महार सत्याग्रह के अलावा कई आंदोलन दलितों को अधिकार दिलाने के लिए चलाए। उनका दृष्टिकोण महात्मा गांधी और कांग्रेस नेताओं से अलग था। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समानता भी जरूरी है। 1932 में जब दलित समुदाय को अलग निर्वाचक मंडल देने का प्रस्ताव रखा गया, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंततः पुनः समझौते के तहत दलितों को आरक्षित सीटों का अधिकार मिला। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसने भारत को युद्ध के बाद अपने लिए संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया। हालांकि यह मिशन असफल रहा, लेकिन यह विचार बना रहा कि स्वतंत्र भारत को एक संविधान की आवश्यकता होगी। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। यह सभा भारतीय प्रतिनिधियों को संविधान बनाने का अवसर देने के लिए गठित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में शामिल होने का रास्ता आसान नहीं था। संविधान सभा में पहले उनके चयन को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनकी विद्वता, कानूनी ज्ञान और समाज सुधार के अनुभव को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल से संविधान सभा का सदस्य चुना गया। कई नेताओं ने महसूस किया कि संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अमूल्य होगा। उनके व्यापक अध्ययन, कानून की समझ और समाज की जटिलताओं को सुलझाने की क्षमता ने उन्हें इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति बना दिया। जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में शामिल हुए, तो उनके विचार और दृष्टिकोण को व्यापक रूप से सराहा गया। वे न केवल दलित समुदाय, बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए एक समान और न्यायपूर्ण ढांचे का निर्माण करना चाहते थे। यहीं से उनकी भूमिका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हुई। उनका चयन इस बात का प्रतीक था कि भारतीय संविधान को एक ऐसा रूप दिया जाएगा जो हर वर्ग और समुदाय के हितों का ध्यान रखे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। यह समिति भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में तैयार किया जो स्वतंत्र भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बना सके। उनके योगदान इस प्रकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में यह सुनिश्चित किया
कि जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न किया जाए। उन्होंने मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल किया, जिसमें हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। उन्होंने संविधान के माध्यम से छुआछूत को समाप्त किया और इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया। समाज में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बनाने पर जोर दिया ताकि हर धर्म और वर्ग के लोगों को समान अवसर मिल सके। उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की और उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह आधिकारिक रूप से लागू हुआ। यह भारतीय इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, हमारे पास एक संविधान है जो हमें राजनीतिक समानता देता है, लेकिन जब तक हम सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारा लोकतंत्र अधूरा रहेगा। उनकी यह दूरदर्शिता भारतीय लोकतंत्र की नींव बनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।